जब मैं राष्ट्र कहता हूं तो मेरा राष्ट्र बीजेपी वाला राष्ट्र नहीं है। जब मैं राष्ट्र की बात करता हूं तो मैं आरएसएस वाले राष्ट्र की बात नहीं करता हूं। और मैं कांग्रेस और बाकी लोग जिस रूप में राष्ट्र की बात करते हैं उस रूप में तो मैं कतई राष्ट्र की बात नहीं करता हूं। मेरा राष्ट्र यानी भारत, भारत यानी सनातन धर्म, सनातन धर्म यानी आज का हिंदू धर्म। इसलिए जब जब मैं राष्ट्र की बात करता हूं तो राष्ट्र का मतलब मेरे लिए हिंदू धर्म है। मैंने आज इस बात को राष्ट्र के साथ इसलिए शुरू की है कि आज एक ऐसी पार्टी जिसने अपने नाम के साथ भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस लगा रखा है, आज उसे मैं रीनोमेनक्लेचर के साथ कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी ऑफ पाकिस्तान। यानी 1885 में अपनी स्थापना से लेकर के 1947 तक, जब तक वो अंग्रेजों का हिमायती बना रहा तब तक वो था कांग्रेस पार्टी ऑफ ब्रिटेन, और उसके बाद से लेकर अभी तक वो बना हुआ है कांग्रेस पार्टी ऑफ पाकिस्तान। यानी इसमें राष्ट्रीय करके कुछ नहीं, क्योंकि जब तुम कहते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो जब राष्ट्र पर्यायवाची है धर्म का यानी हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म का यानी सनातन धर्म का यानी भारत का, तो जब इसका पर्यायवाची हो सकता है तो तुम्हारा कैरेक्टर जो है डिसाइड किसने किया था शुरू में? चाल, चेहरा और चरित्र तुम्हारा डिसाइड किया था A.O. ह्यूम ने 1885 में। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वार्ता में। आज कांग्रेस ने एक पोस्ट करके सर तन से जुदा का एक सांकेतिक नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिसमें मोदी के कटआउट के को सिर तन से जुदा के रूप में दिखाते हुए इंग्लिश के लेटर्स में लिखा है गायब। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त प्रतिक्रिया है, लेकिन प्रतिक्रिया उस रूप में नहीं है जिस रूप में होनी चाहिए। ठीक, वो पॉलिटिकल डिबेट के रूप में है, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे टेलीविजन के एंकर्स ने भी उसके विरोध में बातें कही, और कुछ लोगों ने बहुत आक्रोश में कही, विशेष करके रूबिका लियाकत की मैं बात करूंगा, न्यूज 18 वाली। उसने तो कांग्रेस की इस हरकत को लुच्चा टुच्चा टाइप का भी कह दिया। लेकिन ये जो बेशर्म लोग हैं, इनकी बेशर्मी से मुझे कोई शिकायत है ही नहीं, क्योंकि इनका परिचय 1885 से लेकर के 2025 तक एकदम कांस्टेंट है। उसमें थोड़ा भी परिवर्तन अगर हुआ है तो उनकी जो नेगेटिविटी है वो और अधिक डेंस और अधिक डेंस होती चली जा रही है, फ्रॉम डेंस टू डेंसर टू डेंसेस, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कांग्रेस जो है इस्लाम की भाषा को बात कर रहा है, नहीं तो उसके ही पोस्ट को, उसकी ही बातों को पाकिस्तान के लोग कैसे रीट्वीट करेंगे या रिपीट करेंगे या फिर उसके सहायता से बोलेंगे। देखो तुम्हारे देश में तुम्हारे ही लोगों ने क्या कहा है। आज वो डबल स्टैंडर्ड देखिए कांग्रेस का। एक तरफ तो कहता है कांग्रेस दबे जुबान में, एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग में वो कहता है कि हम आज की सरकार जो भी करेगी उसके साथ खड़े हैं, और फिर अपने रीजनल पार्टियों और अपने बाकी लोगों से कहलवा देता है कि जिसमें उसके जो अलग अलग जो माउथ पीस हैं, राकेश टिकैत टाइप का जो राक्षस है, वो कह देता है कि जब कहीं कोई मर्डर होता है तो जो प्राइम सस्पेक्ट होता है उसे पुलिस इस रूप में देखती है कि इसके मर्डर से किसको फ़ायदा है। पुलवामा के बाद जिस प्रकार से एक नेशनल सेंटीमेंट के साथ नरेंद्र मोदी को एक पॉलिटिकल माइलेज मिला था, क्यों नहीं मिले? कोई भी गलत काम होगा और उसका प्रतिशोध बहुत तरीके से लिया जाएगा तो उसका माइलेज तो उस प्रतिशोध को लेने वाले को मिलना ही मिलना है। तो राकेश टिकैत ने कहा कि ये मोदी ने ही करवाया है। यानी अब कांग्रेस अगर सीधे ऐसी बात नहीं कहेगी तो अपने छोटे छोटे नेताओं से, अपने चट्टे पट्टे से कहलवा रही है, लेकिन अंततः उसने अपना चेहरा जाहिर कर दिया। नरेंद्र मोदी के कटआउट को सर तन से जुदा के रूप में दिखा करके बता दिया कि वी आर द कांग्रेस पार्टी ऑफ पाकिस्तान, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट ऑफ इस्लाम। क्योंकि वो सर तन से जुदा की बात कब करते हैं? जब रसूले पाक के खिलाफ कोई बात होती है। आज मैं इस अपने विचारों को साझा करते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की ये कोई नई पहचान नहीं है। जब से इसकी स्थापना हुई थी तब से कांग्रेस की यही पहचान है, और बस यही पहचान है, कुछ और पहचान है ही नहीं। हमें इतिहास के विद्यार्थी के रूप में इस बात को जानना होगा। और मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं एक प्रश्न करता हूं
कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलवाई विद इन इन्वर्टेड कॉमा, ये बात हमको पढ़ाई जाती है। मेरा एक प्रश्न जो मैं प्राय अपने हर क्लास में अपने विद्यार्थी से पूछता हूँ कि मुझे एक सिंगल ऐसा कोई मूवमेंट, कोई ऐसा कोई स्टेप बताया जाए जिसमें कांग्रेस ने अंग्रेजों को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक देने की बात कही हो और कहा हो कि अंग्रेजों भारत छोड़ के चले जाओ। एक आंदोलन, मैं दो की बात ही नहीं कर रहा हूं, कोई मुझे आज तक उत्तर नहीं दे सका है। कोई धृष्टता करे तो बात दूसरी है। फिर मैं उनको हेल्प करता हूं कि देखो भाई जरा एक एक आंदोलन को ध्यान से देखो और बताओ कि कोई ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को यहां से भाग जाने को मजबूर किया या उनको भगाने के मूल उद्देश्य के साथ वो आंदोलन शुरू हुआ था। तो जब वो नहीं टटोल पाते हैं तो मैं ही उनकी सहायता करके कहता हूं जरा देखो तो 1942 में क्या हुआ था। तो कहते हैं कि 1942 में हाँ हाँ भारत छोड़ो आंदोलन। तो मैंने कहा कि उसमें किसको भारत छोड़ने की बात कही गई थी? उनका कहना अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये तो लोग कह रहे थे ना, कांग्रेस ने नहीं कहा था। 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के लिए था। क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। आपको मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने बॉम्बे में भाषण देने के बाद अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। उसे पुणे के आगा खां पैलेस में जाकर के आप सर्च कर लीजिए, आगा खां पैलेस का फोटो, वो जेल लगता है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं गांधी को, वहां चला जाता है। अगस्त में गिरफ्तार होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बाद फरवरी में क्या होता है? फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का होता है। उसमें 21 दिनों का फास्ट किया। क्यों किया? लंदन में बैठा विंस्टन चर्चिल को इस बात से बहुत परेशानी थी कि इस व्यक्ति को, जिसे ब्रितानी हुकूमत ने पैम्पर करके साउथ अफ्रीका से भारत बुला करके इतना मान सम्मान दिलाया, करोड़ों लोगों का नेता बनवा दिया, और इसे हमने इसीलिए रखा था कि हमारे खिलाफ जो भारतीयों के मन में एक आक्रोश जगता हो, एक एंग्स्ट उठता हो, एक एंगर पैदा होता हो, उन सारे चीज़ों को, उन सारे एंग्विश को, सारे प्रोटेस्टेशंस को वो सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस में ले करके उसे इधर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में या फिर इंडियन ओशन में जा करके वो डिफ्यूज या डिसॉल्व कर दे। ये कर क्या रहा? इसने कैसे, हाउ डेयर ही क्वाइन द वर्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसको लेकर के इतनी शर्मिंदगी हुई गांधी को, क्योंकि कुछ अखबारों ने भी छाप दिया कि विदेशियों के सह पर गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को ये किया। अब इसका प्रायश्चित तो करना था गांधी को, तो कैसे करता? कैसे अपना दिल चीर के दिखाता कि मैं जब से भारत में आया हूं मैं अंग्रेजी हुकूमत के पक्ष में खड़ा हूं। तब इसने क्या किया? उनको अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए 21 दिनों का फास्ट रखा। यही तो कहानी है क्विट इंडिया मूवमेंट की। उसके पहले कि उसके बाद की सारी कहानियां बेकार हैं। तब आप कहेंगे कि भाई 1947 में वो चले कैसे गए? मैं बताता हूं आपको। 1857 में जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, ठीक उसी प्रकार से 1947 में क्राउन खत्म हो गया यहां से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से ही सत्ता को ट्रांसफर करके क्राउन को, यानी कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट को दिया गया था। 1857 में जब सारे प्रिंसली स्टेट्स, माने सारे तो नहीं, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, जब बहुत सारे इंडियन ट्रूप्स, जब आम लोगों को भी इस बात से एकदम अजीज हो गए कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जैसे जैसे सत्ता में अपनी अब मजबूती और अपनी पकड़ मजबूत करते चली जा रही है, वैसे वैसे हमें ये पूरी तरह से असभ्य और एकदम अशिक्षित समझ करके ऐसे ट्रीट कर रही है मानो हम जानवर हों। तो उनका जो एंगर था वो सड़कों पे निकल के आ गया। तत्कालिक कारण तो बहुत सारे थे। वो मंगल पांडे का 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अंग्रेज को गोली मार करके फिर फांसी पे चढ़ जाना, या फिर 6 अप्रैल 1857 में 85 सैनिकों ने ठीक उसी तरह से, जिस प्रकार से मंगल पांडे ने इनकार कर दिया था उस ग्रीस्ड कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने के लिए, 85 सैनिकों ने मेरठ की छावनी में कहा कि हम भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया गया। उनको 9 अप्रैल 1857 को सारे सैनिकों के सामने बेइज्जत करके उनकी वर्दियां उतार दी गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया, 10 साल की सश्रम कारावास डाल दिया गया। तो फिर 10 अप्रैल को ही, संभवतः अगर मैं भूल रहा हूं तो शायद मई की बात हो सकती है, 10 मई को ही, जो भी हो, 10 मई को ही सारे सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और फिर उन लोगों ने अंग्रेजों को वहां मार डाला, जेल के ताले तोड़ डाले, अपने साथियों को ही नहीं निकाला, बाकी के सारे कॉन्विक्ट को भी निकाल लिया और फिर वो दिल्ली की तरफ मार्च करने चले गए। दिल्ली की तरफ चले गए। दिल्ली में जाकर के लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उस समय भी गद्दार
कौन निकले? नाभा का राजा, जिंद का राजा, पटियाला का राजा, और बाद में सिंधिया भी मिल गया। हैदराबाद का निजाम तो था ही, और बाकी जो छोटे बड़े रियासत थे वो अंग्रेजों के, जो तात्या टोपे, नाना साहब, रानी झांसी की रानी, कुंवर सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, इन सबों का नाम अगर, और ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं नाम बहुत लोगों का नहीं ले पा रहा हूँ, इन सबों के जो विपरीत और इनके विरोध में खड़े हो गए, उन लोगों ने ही अंग्रेजों की सहायता की। नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रितानी हुकूमत 1857 में उसी समय खत्म हो गई होती जिस समय दिल्ली पे जाकर के लोगों ने अपना आधिपत्य किया था। लखनऊ में आधिपत्य कर लिया था, कानपुर में भी जीत मिल गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर इन 3 पंजाबी राजाओं ने, नाभा, जिंद और पटियाला के राजाओं ने अपने सैन्य समर्थन के साथ रेनफोर्समेंट भेज करके भारतीय लोगों को हरा दिया। उसी समय इटावा का कमिश्नर हुआ करता था A.O. ह्यूम, उसने देखा था लोगों के कितने अंगार भरे गुस्से ने सड़कों पर कत्लेआम मचा दिया था ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ। वो डर गया था, बोला कि अगर ऐसी ही गलती शासक बार बार करते रहे, जो कि स्वाभाविक है करते रहेंगे, शासन में करना पड़ता है, तो फिर ये एंगर कभी खत्म नहीं होगा। हर कुछ समय के बाद ये जो गुस्सा है, जो जिसको कहते हैं कि वो सिमरिंग एंगर, वो एक समय अचानक विस्फोट का रूप लेगा। तो फिर बार बार यहाँ जो ब्रितानी हुकूमत है उसको इसी तरह के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और फिर सत्ता जाते जाते या हो सकता है चली ही जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बच गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब एक तरह से कह लें कि भारतीय लोगों की सहायता से ही भारतीय लोगों को हरा दिया, तब A.O. ह्यूम को लगा कि कोई एक ऐसा डिवाइस हमको अपनाना चाहिए जिससे कि एक लोगों का गुस्सा को हम सेफ्टी वाल्व के रूप में निकाल करके बाहर फेंक दें, चैनलाइज कर दें। वो पार्टी ऐसी दिखे जो गवर्नमेंट से डिमांड करे। डिमांड ये नहीं करे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी सुविधाओं को डिमांड करे। जैसे आज के समय में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, जदयू है, ये सभी लोग इस सिस्टम के खिलाफ नहीं हैं, इस सिस्टम के साथ हैं। उनको सिस्टम से आपत्ति नहीं, एक दूसरे के साथ वो पॉलिटिकल राइवलरी में है। अगर कोई पार्टी या कुछ प्रेशर ग्रुप है, वो ये नहीं कहता है कि तुम सभी लोग छोड़ करके भाग जाओ यहाँ से, वो अपना मानता है इसको। तो कांग्रेस ने ब्रितानी हुकूमत को अपना माना। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1885, W.C. बनर्जिया से लेकर के दादा भाई नेहरूजी से लेकर के सुरेंद्रनाथ बनर्जी से लेकर के, मैं सिर्फ 3-4 लोगों को ही इसमें अपवाद रूप में मानता हूं। राजेंद्र बाबू को अपवाद मानता हूं, मदन मोहन मालवीय जी को अपवाद मानता हूं। एनी बेसेंट विदेशी होने के कारण के बावजूद, क्योंकि देसी गांधी तो देसी था ना, वो तो विदेशियों से भी बड़ा विदेशी निकला। एनी बेसेंट को छोड़ दें, राजेंद्र बाबू को छोड़ दें, मदन मोहन मालवीय को छोड़ दें, और टू सर्टेन एक्सटेंट हम क्या C.R. दास, चित्तरंजन दास को छोड़ दें, और एक बार जो सुभाष चंद्र बोस बने थे उनको छोड़ दें, पुरुषोत्तम दास टंडन जो बने थे उनको छोड़ दें, तो इन लोगों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी लोग थे उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा चलाया। शुरू के कुछ लोगों में 3-4-5 अंग्रेज भी थे, एक यूले था, एक वेडरबन था, एक कोई स्टेडमैन था। ये सारे लोग, इन सबों ने क्या कहा था? इन्होंने एक स्वर में कहा था कि वी हैव अनलिमिटेड फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। हमको क्या चाहिए कि यू मेक श्योर दैट वी इंडियंस आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी मस्ट गेट द रिस्पेक्ट विच वी डिजर्व फ्रॉम यू। इसके आगे इसके पीछे कुछ नहीं था। और तो और ये कभी चाहते नहीं थे कि ब्रिटेन यहाँ से जाए, तो भी चले गए ना। 1857 में जिस प्रकार से सेना में विद्रोह हुआ और सेना को रियासतों का समर्थन मिला और रियासतों का आम लोगों को समर्थन मिला, इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़मीन उखड़ गई। बाद में पार्लियामेंट ने हस्तक्षेप करके क्राउन को यहाँ पर क्राउन का शासन स्थापित कर दिया। तो जैसे 1857 में इनका पैर उखड़ गया था, ठीक उसी तरह से 1947 में इनका पैर उखड़ा, क्योंकि 15 अगस्त 1945, 47 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 15 अगस्त 1945 को जब इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष बोस के जो सैनिक थे, लगभग 23,000 से अधिक सैनिक थे, उनको जब सरेंडर करवाया गया बर्मा की जंगलों में, माउंटबेटन का सुप्रीम कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन आर्मी ऐसा करके ब्रिटेन का जो था उस समय, उसके बाद से ही भारत की जो सेना जो ब्रिटानी सत्ता के लिए लड़ती थी, उनके मन में एक जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया था। यानी
15 अगस्त 1945 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक ये जो पूरा बीच का पीरियड था, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था, इनकी कमर टूट चुकी थी, गरीबी थी। ऐसे में तो भारत इनके लिए एक चेरिश ड्रीम होता, एक सेवियर होता, जिसको गंवा देना, जिसको खो देना उनके लिए अपना जीवन खोने के समान था। ऐसे में वो कैसे सोच सकते थे कि वो भारत को छोड़ के चले जाएंगे। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, दाने दाने को मोहताज थे। ब्रिटेन के घरों में लोग छोटे छोटे ट्रे में अनाज के दाने को लगा करके इस आशा में बैठे रहते थे कि चलो जो बाहर से मिल रहा है मिलता रहे, कभी क्राइसिस होगा तो किसी न किसी दिन इससे भी हम अपना काम चला लेंगे। पूरा का पूरा जो ब्रिटेन लंदन है वो नष्ट ध्वस्त हो गया था मानसिक आर्थिक रूप से। वैसे में सोने की चिड़िया को जहां से उन्हें अपना जीवन मिल सकता था, प्राणवायु मिल सकती थी, लाइफलाइन चल रहा था, उसे छोड़ देने का प्रश्न कहां से आता था। लेकिन सीन क्या क्रिएट हुआ? गांधी ने क्रिएट नहीं किया, नेहरू ने नहीं किया, यहां तक कि सरदार पटेल को भी मैं अपवाद में लेता हूं कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। इन लोगों ने ब्रिटानी हुकूमत का जबरदस्त समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देखो हमको तो एग्जिट लेना पड़ेगा, हमको एग्जिट इसलिए नहीं लेना पड़ रहा है कि हम चाहते हैं एग्जिट लेना, हमको एग्जिट इसलिए लेना पड़ रहा है कि हमारा जो बैकबोन है, यानी हमारी जो सेना है, हमने 23,000 आईएनए के सैनिकों को विद्रोह के आरोप में प्रिजनर्स ऑफ वार बना के लाया। उसके बाद से इंडियन नेवी में और इंडियन आर्मी में जबरदस्त आक्रोश है, लोग हमसे खफा हैं। किसी भी समय विद्रोह कर सकते हैं, फिर तुम कांग्रेसी टुच्चो, तुम हमको नहीं बचा सकते हो। ऐसे में हमको यहाँ छोड़ के जाना होगा, लेकिन वी वांट एन ऑनरेबल एग्जिट फ्रॉम इंडिया, और दैट ऑनरेबल एग्जिट कैन बी मेड श्योर बाय यू ओनली। हम चाहते हैं कि तुमको हम सारा का सारा क्रेडिट दे दें कि तुम लोगों ने जो नौटंकियां की हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से, सत्याग्रह के नाम से, क्विट इंडिया के नाम से, डांडी मार्च के नाम से, जो तुमने मेमोरेंडा ऑफ डिमांड्स हमको दिया, जो बेसिकली तुमने हमें अपना समझ के दिया था, हमें विदेशी सत्ता समझ के नहीं दिया था, उन सब चीज़ों का क्रेडिट इस रूप में दे रहा हूं कि यू मेक श्योर दैट यू डिक्लेयर योर सेल्फ एज द फ्रीडम फाइटर्स एंड यू हैव वन द फ्रीडम फ्रॉम अस। एक तरह का एक जैसे अनस्पोकन एग्रीमेंट था। हालांकि उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर के नाम से सारा कुछ डॉक्यूमेंट किया, जो ट्रांसफर ऑफ पावर हजारों पन्ने में डॉक्यूमेंटेड है, हजारों पन्ने में एक सीरीज है ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट का। उन्होंने ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट को उन्होंने कहा तुम इसको जो कहना चाहे कहो, हम इसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, यानी हम अपना पावर तुमको ट्रांसफर करते हैं। सुभाष बोस को क्रेडिट मत लेने देना, इसका हो गई कहानी। यही कांग्रेस की पहचान है। 1885 से लेकर 1947 तक ब्रितानी हुकूमत के तलबे चाटती रही। उसके बाद से कांग्रेसियों ने पूरी तरह से जो है वो मुसलमानों के तलबे चाटे हैं। उसकी एक परिणति है जब पहलगांव में हिंदुओं की हत्या होती है। उसके बाद आज एक जो पोस्टर आता है इनका, एक जिसमें मोदी के सर तन से जुदा वाले कटआउट को दिखा करके इन्होंने कह दिया कि आज हमारा इस्लाम मुकम्मल हुआ। जैसे वो खतरनाक गुंडा हुआ करता था, संस्थापक फाउंडर ऑफ इस्लाम मोहम्मद, उसने अपने आखिरी समय में कहा था कि आज इस्लाम मुकम्मल हुआ। आज कांग्रेस का इस्लाम मुकम्मल हो गया। उसने कायदे से तो ये तो बहुत ही सिडिशियस चार्ज लगना चाहिए था, ट्रेचरी का चार्ज लगना चाहिए था। कांग्रेस और उसके इस कृत्य को करने वाले लोगों को ट्रेटर डिक्लेयर करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए था। तब जाकर के जो बार बार चिल्लाते हैं तानाशाह तानाशाह, तो ये सही में तानाशाही होती। लेकिन ऐसा नहीं करके हम इनको एक तरह से कह लें कि हम इनको सिर्फ इस आशा में कि चलो लेट देम एक्सपोज देमसेल्व्स, हम क्यों भूल जाते हैं आज भी करोड़ों लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। और मुझे अब तो इसमें भी आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि मैं जब देखता हूं कि इतिहास के पन्नों में खूंखार से खूंखार विदेशी आक्रांता जब यहाँ आता था, ऐसा नहीं था कि अपने साथ वो लाखों मनो टनों अपना अनाज लेके आता था। उनको सारी जो चीज़ें हैं यहाँ के स्थानीय लोग ही मुहैया कराते थे। वही लोग आज कांग्रेसी हैं जो कभी विदेशी आक्रांताओं के लिए यहाँ पैसेज देते थे, जिन्होंने तैमूर लंग को पैसेज दिया, जिन्होंने नादिर शाह को पैसेज दिया, जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को, बाबर को, या फिर उन तमाम लोगों को पैसेज दिया और सहायताएं पहुंचाई। और सिर्फ सहायताएं ही नहीं पहुंचाई, जो उनके खिलाफ भारत में लड़ने को तैयार थे, उनके रहस्य का भी उद्भेदन किया उन लोगों ने अपने देश के दुश्मनों के साथ। आज वही तो करोड़ों लोगों में तब्दील होकर के कांग्रेस को वोट करते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा हूं, ये मैं एड्रेस कर रहा हूं उन लोगों को जो भारत को राष्ट्र कहते हैं। और मैंने इसीलिए वीडियो की शुरुआत में कहा था राष्ट्र यानी धर्म।
धर्म यानी हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म यानी भारत, यानी हम धर्म कहें, भारत कहें, राष्ट्र कहें, भारत देश कहें, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं और यही कारण है कि मैं आज बारंबार एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग, देखिए, युद्ध भूमि पर जो लोग लड़ते हैं वो अपने कमांडर की बात मानते हैं, उनमें कॉन्विक्शन हो या ना हो, लेकिन वो जो कमांडर कहेगा, जो उनका कमांडिंग ऑफिसर कहेगा, वो उन्हें मानना होगा, क्योंकि उन्हें यही ट्रेनिंग मिली है। लेकिन कमांडर का कॉन्विक्शन वाला होना बहुत जरूरी है। देश में जो सत्ता में है उनका कॉन्विक्शन में होना बहुत जरूरी है। अगर सत्ता में योगी आदित्यनाथ हों, हेमंता विश्व शर्मा हों, नरेंद्र मोदी हों, मैं इनको थर्ड नंबर पे इसलिए रखता हूं अभी के लिए कि हो सकता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को अपना मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से खुले में आकर के योगी आदित्यनाथ ने शत्रुबोध का परिचय दिया, हेमंता विश्व शर्मा ने शत्रुबोध का परिचय दिया, उस रूप में मोदी ने छुपा करके परिचय दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कटोगे बटोगे तो कटोगे, और मोदी ने उसी को दूसरी भाषा में कहा कि एक है तो सेब है। तो भैया, ये जो दोनों भाषा का अंतर है, ये जो आज उन्हीं लोगों ने मोदी के कटआउट को सर तन से जुदा कर दिया ना। मैं और किसी की बात नहीं करना चाहता अभी और इस जंक्शन पे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो एक खतरनाक इंसान है राकेश टिकैत, वो बोल रहा है पाकिस्तान की भाषा कि जब कहीं किसी का मर्डर होता है तो पुलिस जो है सस्पेक्ट उसको मानती है जिसको उसके मर्डर से फ़ायदा पहुंचना है। वो कह रहा है कि मोदी को इस पहलगांव के किलिंग से फ़ायदा होना है। ठीक है, होना है तो होना है। अगर कोई किसी खतरनाक हमले के बाद उसका बदला लेता हो, उसका प्रतिशोध लेता हो, तो उसके प्रतिशोध को तो क्रेडिट मिलेगी ना, लोग उसका क्रेडिट देंगे ना कि नहीं भाई, हम नहीं चाहते हैं कि कोई और पार्टी सत्ता में आए जो इस तरह के हमारे ऊपर होने वाले हमलों का प्रतिशोध ही ना ले सके। तुम प्रतिशोध लेते हो, हर समय लेते रहो, और ऐसा कोई काम हो ना इसकी तैयारी भी करो, तो हम तुम्हारा समर्थन देंगे। तो टिकैत निकल करके कांग्रेस जो नहीं कहा वो टिकैत ने कह दिया। वो वही बात कहीं ना कहीं से कोई आईएएस का कोचिंग वाला है वो कह देता है, क्या नाम है उसका, विकेश डिमिकिपी, विकास या विकेश डिमिकिपी नाम है, पता नहीं पूरा। एक नचनिया या पतुरिया है, वो नेहा सिंह राठौर, वो कह देती है कुछ बात आकर के। और जिनको हम बहुत सेन समझते हैं, पत्रकार के रूप में शुभांकर मिश्रा को हम समझते हैं कि नहीं भाई थोड़ा दिमाग वाला आदमी है, वो भी आकर के इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगता है। पहलगांव में जैसा कि मैंने बताया आपको कि वहाँ पर हिंदुओं की जान गई कलमा पढ़ने पढ़ाने की, ये तो खैर इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि आपको पता है। आतंकवादियों ने, जो कि बेसिकली इस्लामी आतंकवादी थे, मार दिया। वहाँ पे एक आध लोग जो अपवाद स्वरूप मुसलमान थे, उन्होंने उनका प्रतिरोध किया या फिर उनको बचाने का प्रयास किया, उनको भी मार दिया गया। अब वो कह रहा है कि हिंदुओं के नाम से वहाँ मंदिर बना दो और जो मुसलमान वहाँ था उसके नाम से मस्जिद बना करके बताओ कि इस्लाम का सही चेहरा ये है। इस्लाम का सही चेहरा तो मोहम्मद ने बता दिया था। इस्लाम रूपी जो लॉ है, जो नियम है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उसका अपवाद मुसलमान हो सकता है, इस्लाम नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान तो ट्रैप्ड है ना। तो कहीं अगर कोई गलती से ट्रैप्ड हो गया, उसके अंदर किसी तरह से अगर अच्छी बात आ जाती है तो उसे हम अलतकैया भी कह सकते हैं, जैसा कि वो आजकल हो रहा है। कश्मीर में लोग मोमबत्ती लेके निकल रहे हैं सड़कों पर और कह रहे हैं कि हम जो है इस आतंकवादी घटना के खिलाफ हैं, तो ये तो अलतकैया है। लेकिन कुछ लोग बहुत जेन्युइन तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन उनका नाम मुसलमानी है, इस्लामी है, वो बेसिकली ट्रैप्ड हैं, छटपटा रहे हैं, वो फंसे हुए हैं। तो वो कैसे कहते हैं कि हम इस्लाम को नहीं मानते हैं? क्योंकि जैसे निकलेंगे, जैसे आज मोदी के कटआउट का सरतन से जुदा किया गया, जैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ सरतन से जुदा का नारा लगा, जैसे राजा सिंह के खिलाफ सरतन से जुदा का नारा लगा, वैसे ही अगर कोई मुसलमान अगर इस्लाम में रहते हुए अपने आप को इस्लाम के खिलाफ डिक्लेयर कर दे, एक मुस्लिम बन जाए, तो उसको तो सबसे पहले वो लोग सरतन से जुदा का नारा लगा करके वाकई उसे मार देंगे। बाकी लोगों को तो प्रोटेक्शन भी है। तो वो अगर कोई मुसलमान अपवाद स्वरूप कोई काम करता है तो इससे इस्लाम का चेहरा धवल नहीं हो जाता है, स्वच्छ नहीं हो जाता है। इस्लाम इज ए रूल,
और मुस्लिम in individual capacities, in different roles, in different places, in different times, may be an exception, but that is not the credit of Islam, but that is the credit of humanity. यही बात तो मैं कहना चाहता हूं। आज जो कांग्रेस पार्टी ने किया, मोदी के कटआउट पे सर तन से जुदा का एक कटआउट लगा करके एक जो मैसेजिंग दी है, इसने कह दिया कि आज हमारा कांग्रेस का इस्लाम मुकम्मल हुआ, यानी ये इस्लामी संगठन है। 1885 से लेकर के 1947 तक ये था ब्रिटिश संगठन, और 47 से लेकर अब तक ये इस्लामी संगठन है, यानी ये कांग्रेस पार्टी ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को इसी ने बनाया था। चलिए, आज के लिए इतना ही। बातें चलती रहेंगी, मैं अपनी बातों को आपसे साझा करता रहूँगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।